नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। आज हम बात करेंगे जुर्म की 3 खौफनाक वारदातों की, जिसमें पहली स्टोरी उड़ीसा से है, जहां सिर काटकर पूजा घर में दफनाया गया और शरीर तालाब में फेंक दिया गया। आखिर क्यों किया गया इतना खौफनाक कत्ल, ये बताएंगे आपको। दूसरी खबर मुंगेर से है, जहां अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। 6 हथियार और 145 कारतूस बरामद हुए। और तीसरी वारदात वाराणसी की है, जहां आरोप है कि यूट्यूब से हत्या का तरीका सीखकर 3 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। आखिर दोस्ती कैसे बनी मौत की वजह? इन तीनों वारदातों में 3 खौफनाक कहानियां हैं और तीनों में छिपा है जुर्म का एक अलग चेहरा। लेकिन पहले बात करेंगे ओडिशा की इस सनसनीखेज वारदात की। आखिर क्यों सिर काटकर पूजा घर में दफनाया गया और शरीर तालाब में फेंक दिया गया? गुनहगार में हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। रिश्ते को वापस पाने की चाह अगर जुनून बन जाए और उस जुनून के साथ अंधविश्वास जुड़ जाए, तो इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका एक बेहद खौफनाक मामला ओडिशा के बलांगीर से सामने आया है। यहाँ एक शख्स की हत्या के बाद उसके शव के साथ जिस तरह की हरकत किए जाने की बात पुलिस की जांच में सामने आई है, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। कहानी की शुरुआत एक साधारण दावत के न्योते से हुई थी। 18 अगस्त को संतोष खारसेल को शत्रुघ्न साहू ने खाना खिलाने के बहाने अपने घर बुलाया था। संतोष को शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बुलावा उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। आरोप है कि घर में संतोष के सो जाने के बाद शत्रुघ्न साहू और उसके कुछ साथियों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शव को गांव के बाहर एक तालाब में फेंक दिया गया, जबकि सिर को अपने घर के पूजा के कमरे में गाड़ दिया। मामला तब खुला जब गांव के लोगों की नजर तालाब के पास पड़े बिना सिर वाले शव पर पड़ी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पूछताछ में आखिरी बार संतोष को शत्रुघ्न के साथ देखे जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस साहू के घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। आरोपी शत्रुघ्न साहू घर के अंदर पड़े आराम से मेडिटेशन कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी शत्रुघ्न साहू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया कि शराब पीने के दौरान हुई विवाद में ये हत्या हुई। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पूछताछ में शत्रुघ्न ने संतोष का सिर अपने घर के पूजा कमरे में छिपाने की बात सहमति जताई। आरोपी ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां सिर दबाया गया था। इसके बाद पुलिस ने खुदाई कर सिर बरामद किया। वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना धारदार हथियार भी जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शत्रुघ्न साहू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसकी मां, भाई और भाभी से भी पूछताछ की गई है। पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी किया है, ताकि ये साफ हो सके कि इस साजिश में और कौन कौन से लोग शामिल थे। आपको बता दें, मामले में पुलिस को शक था कि ये सिर्फ आपसी विवाद का मामला नहीं है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी शत्रुघ्न साहू ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को वापस पाने की चाहत में ये बलि दी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुघ्न ने पूछताछ में दावा किया कि वो अपनी अलग रह रही पत्नी को वापस पाना चाहता था। इसी कोशिश में उसने संतोष की बलि देने की प्लानिंग बनाई। लेकिन इस दावे की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही साफ होगी। जांच कर रही टीम के मुताबिक शत्रुघ्न की पत्नी करीब 10 साल से उससे अलग रह रही थी और अपने बेटे बेटी के साथ रहती थी। माना जा रहा है कि आरोपी के तंत्र मंत्र और जादू टोने की हरकतों से परेशान होकर उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि पत्नी को वापस पाने की सनक ने आरोपी को इस खौफनाक कदम तक पहुंचाया। इसके पीछे किसी ने उसे तंत्र मंत्र का भरोसा दिलाया था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने संतोष की हत्या के पीछे शराब पीने को लेकर हुआ विवाद बताया था, लेकिन आगे की पूछताछ में उसने हत्या के तरीके और सिर छिपाने की जगह के बारे में जानकारी दी। वहीं इस मामले ने एक बार फिर अंधविश्वास और अपराध के बीच के खतरनाक संबंध को सामने ला दिया है। ओडिशा की ये घटना लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन गई है। ग्रामीणों के लिए भी ये घटना किसी सदमे से कम नहीं है। जिस इलाके में लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे थे, वहीं एक व्यक्ति के लापता होने और फिर तालाब से सिरविहीन शव मिलने से भय का माहौल है। मामले में अब जांच का फोकस बाकी आरोपियों पर और तंत्र मंत्र वाले एंगल पर है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति या किसी और नेटवर्क की भूमिका थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे हमारी दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। मुंगेर में अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापेमारी किया, 6 हथियार और 145 कारतूस बरामद किए गए। आखिर कहां से चल रहा था यह हथियारों का पूरा काला कारोबार और इसके पीछे कौन कौन से नाम शामिल थे? गुनहगार में हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का मुंगेर हथियारों के काले कारोबार को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहने वाला इलाका है। लेकिन इस बार पुलिस ने जिस हथियार नेटवर्क पर शिकंजा कसा है, उसकी तस्वीर सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। एक ऐसा मकान जो बाहर से बिल्कुल सामान्य नजर आता था, लेकिन उसी मकान के अंदर हथियारों और कारतूसों का कारोबार चल रहा था। आपको बता दें, पूरब सराय थाना क्षेत्र के कमेला मोहल्ले में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक यहां 2 भाई मिलकर हथियारों का अवैध कारोबार चला रहे थे। दोनों पर हथियारों की खरीद बिक्री और सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद इरशाद है और अरशद है, 2 व्यक्ति हैं। ये लोग आपस में भाई हैं और ये लोग हथियार का और गोली का अवैध धंधा करते हैं। तो उस आधार पे, सूचना के आधार पे रेड हुआ। थाना प्रभारी पूरब सराय की टीम ने और डीआईओ की टीम ने रेड किया और उसमें मौके से, घर से इनकी एक मोहम्मद इरशाद की अरेस्टिंग हुई। जब घर को सर्च किया तो सर्च करने के उपरांत घर में से 4 देसी हथियार बरामद हुए और 2 राइफल बरामद हुई जो कि अवैध है। इसके अतिरिक्त 145 राउंड बरामद हुए जो कि 7.6 पिस्टल के हैं और जो राइफल है उसका गोली है।
तो टोटल राउंड जो बरामद हुए गोली वो 145 है और बाकी कुल 6 अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ के क्रम में इन लोगों से मालूम पड़ा कि ये लोग जो है ये और अपना भाई इनका जो मोहम्मद अरशद है, ये मिल करके हथियार और गोली का बेचने का भी धंधा करते हैं अवैध रूप से। और जो इसका जो भाई है वो घर से फरार पाया गया। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसके जो अन्य अपराधी हैं इसमें उसकी अरेस्टिंग जल्दी की जाएगी। छापेमारी में पुलिस ने 4 देसी कट्टा, 2 देसी बंदूक और 145 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसके भाई अरशद की तलाश जारी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कमेला मोहल्ले में एक घर से अवैध हथियारों और कारतूसों की खरीद बिक्री का धंधा चल रहा था। हथियारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की भी जानकारी पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। टीम ने घर की घेरेबंदी कर की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को एक के बाद एक हथियार और कारतूस मिले। पुलिस ने 4 देसी कट्टा, 2 देसी बंदूक और 145 जिंदा कारतूस जब्त किए। इसके बाद मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इरशाद के भाई अरशद की तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि दोनों भाई कितने समय से हथियारों के इस कारोबार में जुड़े थे। एसपी सैयद इमरान मसूद के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। गैंग वॉर वाली बात तो अभी नहीं सामने आई है, लेकिन जो मोहल्ले में आपस में झगड़ा झंझट चलता है, कुछ नेगेटिव एलिमेंट के लोग का आपस में झगड़ा का बात सामने आया है। लेकिन उस क्रम में हथियार से फायर वगैरह करने की बात अभी तक की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में जो गोली बरामद हुई है उससे यही प्रतीत हो रहा है और जो अनुसंधान में भी बात आई है कि ये गोली और हथियार का बेचने का भी धंधा करते हैं। और जो इसमें और जो असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो झगड़े में शामिल हो, चाहे वो हथियार के तस्करी में शामिल हो, उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और लोग भी कोई शामिल है? अभी तो मुख्य तौर पे इसका भाई ही इन्वॉल्व है, जिसका नाम मोहम्मद अरशद है, घर से फरार पाया गया। वो और ये मिल करके दोनों इसमें हथियार का ये काम करते थे। और भी इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तब तो उसके आधार पर काम किया जाएगा। आपको बता दें, पुलिस की जांच अब सिर्फ हथियारों की बरामदगी तक सीमित नहीं है। टीम इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। पुलिस को शक है कि हाल ही के दिनों में मोहल्ले में हुए एक विवाद में इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, लेकिन इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से भी जांच कर रही है। जांच में अगर इस नेटवर्क के दूसरे सदस्य सामने आते हैं तो पुलिस की कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में ये भी साफ होगा कि बरामद हथियार कहां से आए थे और इनका इस्तेमाल या सप्लाई किन लोगों तक होनी थी। फिलहाल मुंगेर में हुई इस कार्रवाई ने अवैध हथियारों के कारोबार पर पुलिस की एक बड़ी चोट जरूर की है। 6 हथियार और 145 कारतूस की बरामदगी के बाद अब पुलिस की नजर फरार आरोपी और उसके संपर्कों पर है, जिसमें एक आरोपी सलाखों के पीछे है, दूसरा पुलिस की पकड़ से बाहर है। फिलहाल मामले में हथियार और कारतूस जब्त हो चुके हैं और जांच की कड़ियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब पुलिस की कोशिश सिर्फ इस मामले को सुलझाने की नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की है जो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर अपराध की दुनिया को मजबूत करता है। मुंगेर की इस कार्रवाई से फिलहाल अवैध हथियारों के कारोबार की एक कड़ी सामने आई है, लेकिन इस कड़ी के पीछे कितने चेहरे हैं और ये नेटवर्क कितनी दूर तक फैला है, इसका पूरा खुलासा पुलिस की आगे की जांच के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे आज की तीसरी और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट की। वाराणसी में दोस्ती का भरोसा एक खौफनाक साजिश में बदल गया। आरोप है कि 3 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और हत्या का तरीका कहां से खोजा? यूट्यूब से। आखिर क्यों की अपने ही दोस्त की हत्या और कैसे यूट्यूब से सीखे तरीके के सहारे इस वारदात को अंजाम दिया गया? हमारी खास रिपोर्ट देखिए।
वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी, आस्था और संस्कृति की पहचान रखने वाला शहर। लेकिन इसी शहर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने दोस्ती और भरोसे जैसे रिश्तों को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। यहाँ आरोप है कि 3 युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और फिर शव को छिपाने के लिए खौफनाक तरीका अपनाया। एक दोस्त जिसके साथ बैठना, मिलना जुलना रोजमर्रा की बात थी, वही दोस्त आखिर मौत की साजिश का शिकार हो गया। पहले विवाद हुआ, फिर बात इतनी बढ़ी कि युवक की जान चली गई। थाना सिगरा पर ईशु कनौजिया नामक युवक की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी पर तत्काल एक्ट करते हुए एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 3 युवक, जिनका नाम रामकिशन, प्रदीप और रोहित, इनको पकड़ लिया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो तीनों ने कबूला है कि कुछ दिन पहले ये तीनों लोग और ईशु कनौजिया एक साथ बैठ के दारू आदि का सेवन कर रहे थे। तभी प्रदीप और ईशु के बीच में कहासुनी हो जाती है। प्रदीप गुस्से में आके इन दोनों मित्रों का सहायता लेते हुए ईशु के गले पे धारदार हथियार से वार कर देते हैं और उसको इसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलके ईशु की लाश ठिकाने लगाने के लिए रेलवे ट्रैक के समीप ही इसको दफना देते हैं। सिगरा पुलिस स्टेशन ने अभी तक 3 मुख्य अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया है। जो बॉडी है उसे भी रिकवर कर लिया है। फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और ईशु के परिजनों के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है ताकि तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता ईशु कनौजिया की उसके ही 3 जिगरी दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। कातिलों ने खौफनाक साजिश से शव को प्लास्टिक के बोरे में भरा और छिपाने की नीयत से रेलवे क्वार्टर के पास कंपोजिट गोबर के ढेर में गहराई में दबा दिया था। आरोपियों को लगा था कि इस तरह शव को छिपाकर वे पुलिस की नजर से बच जाएंगे, लेकिन जांच की कड़ियां लगातार उनके करीब पहुंचती गईं और ईशु कनौजिया की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त की रात ईशु को बुलाया गया था। अगले दिन उसे लहरतारा महमूरगंज इलाके में रेलवे के एक पुराने क्वार्टर के पास ले जाया गया। आरोप है कि वहां पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर तीनों ने उसके साथ मारपीट की, धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सबूत छुपाने के मकसद से तीनों ने शव को बोरे में बंद किया और शिवपुरवा रेलवे क्वार्टर के पास बने गोबर के ढेर में दफना कर फरार हो गए। आरोपियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि शव की पहचान और मौजूदगी का आसानी से पता न चल सके। आपको बता दें, ईशु के परिजनों ने 6 अगस्त को उसके लहरतारा महमूरगंज मार्ग से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने जब ईशु की मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो ईशु के फोन पर आखिरी कॉल उसके परिचित प्रदीप की मिली। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस से मिले सबूतों के सामने वो टूट गया। पूछताछ में पुलिस को आरोपियों से वारदात के बाद शव छिपाने की प्लानिंग से जुड़ी जानकारी मिली। गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाई प्रदीप और रामकृष्ण के अलावा उनका दोस्त रोहित शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदीप ने शव को ऐसी जगह छिपाने का तरीका इंटरनेट पर देखा था जहां आसपास के लोगों को शक न हो। ईशु के परिवार के लोगों के लिए ये घटना किसी सदमे से कम नहीं है। जिस युवक की तलाश परिवार कर रहा था, उसके बारे में ऐसी खौफनाक जानकारी सामने आने के बाद
परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि हत्या का आरोप उन लोगों पर है जिन्हें मृतक पहले से जानता था। फिलहाल वाराणसी की ये घटना हर किसी को झकझोर दी है। एक तरफ एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, दूसरी तरफ 3 युवक हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब सबकी नजर जांच पर है, जो इस खौफनाक वारदात के पीछे छिपे हर सच को सामने लाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हमारे खास पेशकश गुनहगार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। शुभ रात्रि।